नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन आज आपकी क्लास 10वीं की सामाजिक विज्ञान के अंदर लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 जो पुस्तक है उसके पहले अध्याय की बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, आज अपनी इसके संदर्भ में पहली क्लास है। तो पहले अपना आपको ये काम करना है कि यहाँ इस क्लास की वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। ठीक है, और लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के ऊपर आपका पूरा सिलेबस है वो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा विथ टेस्ट पेपर, विथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम, विथ ईयरली एग्जाम, सारे के सारे पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे जैसे ही कोर्स कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन। ओके, तो थोड़ा बहुत पहले अपन किताब के बारे में जानेंगे कि किताब क्या है, किस तरीके से है। ये किताब का नाम है, थोड़ी सी ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है तो इसका थोड़ा आपको अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ी बहुत क्लियरिटी में अगर आपकी दिक्कत आ रही है तो आप क्लियरिटी में जाके इसकी क्लियरिटी अप डाउन कर सकते हैं। जैसे 360p है तो आप 720p कर लेना, वहां पे आपको अच्छी तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये किताब है सामाजिक विज्ञान। आप अपनी ये किताब ढूंढ करके किताबों में से निकाल लें, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, कक्षा 10 के लिए राजनीतिक विज्ञान के लिए संचालित होने वाली पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, आगे देखो। अब अपन इसके अंदर देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर सिलेबस कौन कौन सा है, यानी कौन कौन से आपके अध्याय हैं। ठीक है, विषय सूची देखो। विषय सूची के अंदर अपने एक तो सत्ता की साझेदारी पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय संघवाद है, तीसरा लोकतंत्र एवं विविधता है, चौथा जाति धर्म और लैंगिक मसले हैं, पांचवा जन संघर्ष आंदोलन, छठा राजनीतिक दल, सातवां लोकतंत्र के परिणाम और आठवां अध्याय जो है लोकतंत्र की चुनौतियां। ये इसके प्रमुख 8 अध्याय है। ठीक है, और अब अपन शुरू करेंगे आपकी इस किताब को। उससे पहले मैं कुछ शब्दावली आपको समझाना चाहता हूं कि भाई साहब ये जो लोकतंत्र होता है वो क्या चीज होती है, ये राजनीतिक होती है वो क्या चीज होती है, यानी ये राजनीतिक किताब क्या चीज देती है, क्या सिखाती है, ये अपने को जानकारी होनी जरूरी है। देखो, जो राजनीति है इसको मैं थोड़ा सा संविधान से रिलेटेड करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि संविधान क्या होता है। आपने सबने सुना होगा कि भारत का संविधान ऐसे है, या आप जो भी किताब पढ़ते हो उसके अंदर संविधान की प्रस्तावना दी रखी है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ऐसी करके एक प्रस्तावना यानी उद्देशिका भी दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान होता क्या है। तो आप एक उदाहरण लेके देखिए कि अपने परिवार के अंदर बात करें तो घर के अंदर सबसे ज्यादा किसकी चलती है भाई। प्रेजेंट टाइम में भले मम्मियों की चलती हो, बट पुराने ख्यालात में जाके देखें तो आज भी गांवों के अंदर जो घर के अंदर बूढ़े बडेरे हैं, जो ज्यादा उम्र दराज के लोग हैं, उनकी ज्यादा चलती है। यानी अपने दादा, आपके घर में अगर दादाजी जिंदा है तो दादाजी का सब लोग कहना मानते हैं, या कोई कार्य करना है तो सब लोग सलाह लेते हैं। तो आपके घर के कानून या फिर नियम डिसाइड कौन करेगा? आपके दादाजी डिसाइड करेंगे कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके की गतिविधि कोई नहीं करेगा, ये अपने परिवार के लिए उचित नहीं है, या फिर अपने समाज को ये चीज शोभा नहीं देती। इस तरीके की वो एक कानून व्यवस्था निर्मित कर देते हैं। उसी प्रकार जितने भी देश होते हैं उस देश को चलाने के लिए एक प्रकार की जो कानून व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था जो होती है वही क्या है? संविधान है। यानी जिनके अंदर कानून लिखे होते हैं, कानून की बुक, इस प्रकार कह सकते हैं कि कानून की बुक होती है जो एक पूरे देश को संचालित करती है। और इस देश को संचालन करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसकी पड़ती है सरकार की। ठीक है ना, उसको किसकी जरूरत पड़ती है? सरकार की पड़ती है। अब ये सरकार या तो लोकतांत्रिक होगी, यानी ये सरकार जो होगी या तो लोकतंत्र वाली होगी, यानी वहां पे लोग उसको वोट देके बनाएंगे, या फिर राजतंत्र वाली होगी, यानी जहां पे राजा का बेटा शासक बनता हो। तो ये 2 प्रकार की होती है सरकार। ठीक है ना, और अपने यहाँ जो भारत में है वो लोकतांत्रिक सरकार है। और इस लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए अपने यहाँ पे जो होती है वो होती है जो लोग अपने वोटिंग में भाग लेते हैं। वोटिंग में जाने के बाद में आगे और सदस्य शामिल होते हैं, फिर वो सदस्य मिलकर के जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं या फिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं, वो देते हैं राजनीति। मोटा मोटी आपको समझना है, उसको अपन क्या नाम देते हैं? राजनीति। और यही अपनी किताबों के अंदर अपन इस पूरी किताब के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सी सरकार बनती है, या किस तरीके से कहाँ कहाँ ये इस तरह की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि इस किताब के अंदर क्या चीजें हैं, कि भाई संविधान के बारे में है, कानून के बारे में है, और
सरकार होती है, सरकार दो प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्र वाली सरकार, यानी जहाँ पे राजा का शासन होता है वो, और जो सरकार जो भारत में है उसको अपन राजनीति का नाम देते हैं। ठीक है, अब आपके पहले पार्ट की अपन शुरुआत करेंगे, और पहला पार्ट जो नाम है पहले पार्ट का, उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब होता है कि सरकार किसके पास है। सत्ता का मतलब क्या है, सरकार। अब ये सरकार क्या काम करेगी, ये लोकतंत्र के अनुसार, ये जो सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य करेगी। सरकार का क्या काम होगा यहाँ पे, सरकार का जो यहाँ पे काम होगा वो होगा संविधान के अनुसार कार्य करना। संविधान के अनुसार कार्य करना। और संविधान क्या है, संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए जो नीति और नियमों की जो एक प्रकार की पुस्तक बनी होती है उसे संविधान कहते हैं। आपको इतना समझना है बस, बाकी लिखवाने का काम मेरा, कौन सी चीज कब लिखवानी वो मैं अपने आप लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सत्ता की साझेदारी में आपको देखना है कि सत्ता का मतलब है सरकार, यानी वहां पे कैसी सरकार है, कौन सी सरकार है। जैसे वर्तमान समय में अगर बात करें तो अपने यहाँ पे बीजेपी सरकार है, तो सत्ता किसके पास में, बीजेपी के पास में कि कांग्रेस के पास में, तो बीजेपी के पास में, तो ये सत्ताधारी दल हो गया। ठीक है, सत्ता की साझेदारी, यानी सत्ता की ये साझेदारी किस प्रकार होती है, सत्ता में कोई भी लोग है वो किस तरीके से आते हैं, वो पूरी जानकारी अपन आपके इस पहले अध्याय के अंदर देखने वाले। तो सबसे पहले आपको आपके पॉलिटिकल साइंस के पहले अध्याय का नाम याद होना चाहिए। क्या नाम है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब आपको समझ में आ गया, साझेदारी का मतलब है कि वो किस तरीके से बना, उसने क्या क्या स्ट्रगल किए, किस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में काम किया, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, तो चलो परिचय देखते हैं। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं इससे ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाता है। अब देखो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपन एक एक शब्द को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब देखो, जितनी भी देश की सरकार होती है वो या तो दो प्रकार की होगी, एक तो होगी लोकतांत्रिक या होगी राजतंत्र वाली। कई सरकार ऐसी है जहाँ पे लोगों के द्वारा वोट देकर के सरकार बनाई जाती है, और कई जगह ऐसी है जहाँ पे राजा का बेटा होता है वो शासक बनता है, तो वहां पे राजतंत्र होगा, और जहां लोग वोट देकर के जिसको सत्ता में डालते हैं वो लोकतंत्र होगा। अब देखो, जहां लोकतंत्र होता है वहां सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा, विकेंद्रीकरण, यानी जहां पे जिस भी देश के अंदर लोकतंत्र होगा वहां जो सत्ता यानी जो पावर है वो विकेंद्रित होगा, यानी किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं होगा। यहां निर्णय लेने की शक्तियां राज्य के अलग है और देश की अलग है। जैसे राजस्थान राज्य में सरकार किसकी है, अशोक गहलोत की है, यानी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार में सरकार किसकी है, केंद्रीय स्थिति देखें तो वहां पे सरकार किसकी है, बीजेपी की है। तो यहां सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यानी कोई एक व्यक्ति किसी भी दूसरे राज्यों के ऊपर दबाव बनाकर उसको काम नहीं करवाता। बाकी अगर अपन लोकतंत्र से हटकर राजतंत्र में जाएंगे तो राजतंत्र में वही काम होगा जो राजा चाहेगा। राजा कहेगा कि भाई सबको मेरे यहाँ पे काम करना है बिल्कुल फ्री, तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है। ध्यान रखना, लोकतंत्र की मुख्य रूप से विशेषता ये होती है कि वहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, यानी जो शक्ति होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दी जाती है। जैसे भारत की बात करें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे शक्तियों को बांटा गया। कैसे बांटा गया है, विधायिका में बांटा गया। एक नंबर पे विधायिका, ठीक है। दूसरे नंबर पे कार्यपालिका, तीसरे नंबर पे न्यायपालिका, न्यायपालिका, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। अब इन तीनों के कार्य अलग अलग है। किस प्रकार कार्य अलग अलग है, देखो, इनके कार्य अलग अलग है। जैसे जो आपकी विधायिका है इसका काम है कानून बनाना,
इसका काम क्या है? कानून बनाना। जितने भी कानून बनाने का कार्य है ये आपकी विधायिका करेगी। उसके बाद में कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। इसका काम है कानून लागू करना। ठीक है। 3 नंबर पे है न्यायपालिका। अब इसका काम है कानून की समीक्षा करना। कानून की समीक्षा करना। अब एक मैं आपको अच्छा सा उदाहरण देता हूं। ये तीनों स्थिति भारत के अंदर है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसको अपन कहते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अलग अलग है और तीनों के अंदर अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया है। यानी जो विधायिका है उसका काम है कानून बनाना। जितने भी अपने लोग यहाँ पे चुन के जाते हैं विधानसभा के, जैसे अपन राजस्थान की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीने पहले एक बिल आया था, किसान बिल, किसान एक्ट करके एक बिल आया था, और वो किसानों के वहां उस क्षेत्र में लागू कर दिया गया, और किसानों को वो बिल पसंद नहीं आया और वो किसानों के लिए लाभदायक नहीं था। तो किसानों ने वहां पे आंदोलन करना शुरू कर दिया और वो बिल संशोधित करके सरकार के द्वारा वापस लिया गया। तो ये ऐसी स्थितियां तभी होगी जिस देश के अंदर लोकतंत्र होगा। तो देखो, विधायिका का काम है कानून बनाना। मान लो कि आपकी स्कूल, ठीक है, आपकी स्कूल के जितने भी टीचर्स है उन सब टीचर्स ने मिलकर के, मान लो आपके स्कूल के जितने टीचर है वो सारी विधायिका है, उनने मिलकर एक कानून बना लिया कि जितने भी विद्यार्थी लेट आएंगे उनको खतरनाक डंडे के माध्यम से पीटा जाएगा। बना लिया उन्होंने कानून, ठीक है। और ये कानून किसके पास में गया? प्रिंसिपल सर के पास में गया। प्रिंसिपल सर को ये कानून की फाइल दी गई और प्रिंसिपल सर को लगा कि हाँ, विद्यार्थी लेट आते हैं, बेटों को पीटना चाहिए, जबरदस्त लठमस को, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों को पीटने के लिए आपके प्रिंसिपल सर जो कार्यपालिका है उन्होंने उस कानून को लागू कर दिया। ठीक है, दोनों समझ में आएगी। विधायिका का मतलब है कानून बनाना, और कानून बना के उन्होंने कार्यपालिका को दिया, कार्यपालिका ने उसको देख के उसको लागू कर दिया। अब ये कानून लागू हो चुका है, लेकिन आपके प्रिंसिपल सर के ऊपर भी वीडियो वगैरह होते हैं, उच्च शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके ऊपर भी। तो उच्च शिक्षा अधिकारियों का काम होता है कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के जो अंडर काम करने वाले शिक्षक हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपके प्रिंसिपल सर ने वो कानून लागू तो कर दिया, बट ये बात कहां पहुंची? प्रिंसिपल सर के जो उच्च शिक्षा अधिकारी है, उनके ऊपर जो अधिकारी है, उनके पास बात पहुंची कि वो वहां पे लेट जाने वाले विद्यार्थियों को लठ में मारा जाता है, जो कि उनके लिए सही नहीं है। तो वो क्या है? न्यायपालिका है। वो क्या करेगी? उस कानून की समीक्षा करेगी, उसमें संशोधन करने के संकेत देगी, भाई ये इस तरीके से पीटने की जगह इनको आप प्यार से समझा भी सकते हैं। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों चीजें आपको मुझे लगता है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में भी अगर नहीं आती है तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए अलग से कानून बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के अंदर भाई एक लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार है, आप मुझे बताइए। तो आप बताएंगे कि सर हमारे यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार दिए गए हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है कानून लागू करना, और न्यायपालिका जो है उसका काम है कानून की समीक्षा करना, यानी कौन सा कानून सही है, कौन सा कानून गलत है। अगर गलत है तो उसके अंदर संशोधन किया जाना है, और अगर सही है तो उसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ठीक है, ओके, आगे देखो। लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ इस अध्याय के अंदर आपके 3 अध्याय, मतलब इस पुस्तक के अंदर 3 अध्याय ऐसे हैं जिसके अंदर अपन देखेंगे कि सत्ता का किस तरीके से बंटवारा होता है। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करेंगे। अपन इन 2 कथाओं के साथ में आपके इस सत्ता की साझेदारी की शुरुआत करेंगे। एक तो बेल्जियम की बात करेंगे और एक श्रीलंका की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक मैप बताऊंगा। उस मैप के अंदर थोड़ी सी चीज देखेंगे कि बेल्जियम कहाँ है और श्रीलंका कहाँ है। मैं चीजें आपको सारी चीजें इसी क्लास के अंदर कंठस्थ करवा दूंगा, लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको ध्यान मग्न होकर के सुनना पड़ेगा। आप चीजें तभी अच्छे तरीके से याद कर पाओगे जब आप अच्छे तरीके से इसको सुनोगे। ये अपने वर्ल्ड का मैप है भाई, वर्ल्ड बोले तो दुनिया। ठीक है, ये दुनिया का मैप है। अब इस दुनिया के अंदर मैं आपको श्रीलंका और बेल्जियम बताऊंगा। देखो, पहले तो मैं यहाँ पे आपके महाद्वीप लिख देता हूं। जैसे ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, ये जो आपका महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ये जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर भारत की स्थिति यहां है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अपना प्यारा सा भारत। तो ये जो है ये अपना भारत है।
ठीक है। और ये जो रहा ये है श्रीलंका, और ये जो महाद्वीप है ये है यूरोप, और यहां अपन जिस देश की बात करेंगे वो है बेल्जियम, जिसकी आकृति इस प्रकार है। और यहां जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। यहां जो महाद्वीप है इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ये जो महाद्वीप है इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। और ये जो है ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिक। कितने महाद्वीप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आया। और अपनी किताब के अंदर 2 देश आए। कौन सा? श्रीलंका की स्थिति कहां है? यहाँ पे, जिसकी राजधानी क्या है? कोलंबो। और ये है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, जो अपने आगे इस पार्ट के अंदर आने वाली है। चीजें समझ में आ गई? तो इस मैप को आप अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर ले कि कौन सी स्थिति कहां पर है। और यहां अपने इस अध्याय के अंदर जिस 2 देशों की बात करेंगे वो तो एक तो है आपका बेल्जियम जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और दूसरा है श्रीलंका जो आपके एशिया महाद्वीप में पड़ता है। चलो वापस, आपको कहीं नहीं चलना, आपको बैठे रहना है, मेरे को ही चलना है। लो मैं चल लेता हूं, पर मैं चल के तो आ गया लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। चलो नीचे की तरफ चलते हैं। सब गायब कैसे हो गए? हाँ ये रहा। ओके ठीक है, यहां देख लिया। बेल्जियम तक शुरुआत करेंगे। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों है, और इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिसकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। देखो, अब इसने पूरा मोटा मोटी अपने को बता दिया कि जितने भी 2 देश होते हैं उसके अंदर सत्ता बांटी क्यों जाती है। आखिर मैटर क्या है कि झक्के के वजहों सत्ता में बंटवारा होवे के कारण है कि सत्ता बढ़े। भाई ऐसे भी तो हो सकता है कि बिना सरकार के देश चलाया जा सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके पीछे वो कारण बनेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि जिससे सत्ता बढ़ती है, और सत्ता बढ़ने के बाद में सत्ता में बंटवारा होता है। वो सारा मामला अपन इसकी 2 कहानियों से देखेंगे। कौन सी कहानी? एक तो अपन बेल्जियम की कहानी पढ़ेंगे और एक श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे। बेल्जियम कौन से महाद्वीप के अंदर है? यूरोप महाद्वीप के अंदर है। श्रीलंका कौन से महाद्वीप के अंदर है? एशिया महाद्वीप के अंदर है। ठीक है। और हाँ, वो महाद्वीप बताओ, सबसे पहले कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में कौन सा? एशिया। एशिया के बाद में कौन सा? यूरोप। यूरोप के बाद में कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका के जस्ट नीचे कौन सा? अंटार्कटिक महाद्वीप। उसके ऊपर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के नीचे कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। तो चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। पढ़ाई करते वक्त आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बिना फालतू के कार्टून नहीं देखना जो आप लोग अटर मटर सटर देखते हो। 10वीं बोर्ड है, 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। समझ में आएगी ना? चलो, बाकी अपनी गारंटी। कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछो कि सर हमारे को ये समझ में नहीं आया, समझाना मेरा काम है। आगे देखो, बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम कहां पे है? ये यूरोप के अंदर है, ये एशिया के अंदर है। ठीक है। अब देखो, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम कहां का छोटा सा देश है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब बात करें, बेल्जियम जो है ये यूरोप देश का एक छोटा सा देश है, लेकिन अगर अपन भारत के राज्य की बात करें हरियाणा, तो हरियाणा के लगभग समान ही जो राज्य है वो अपना बेल्जियम देश है। ठीक है। और बेल्जियम की जो सीमा लगती है वो लगती है किससे? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। ये बेल्जियम की सीमा लगने वाले देश है। जैसे अपने राजस्थान की सीमा लगती है ना किससे? उत्तर में पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात। ऐसे ही ये जो बेल्जियम देश है इसकी सीमा लगती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से। ठीक है। और इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। यानी जहां यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से
थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। ये शायद इसका कोई शहर होगा, फ्लेमिश, बेल्जियम का, और जो डच भाषा बोलता है। यहां से कहानी शुरू होती है। कहां पे रहता है? फ्लेमिश इलाके के अंदर रहता है, और जो एक भाषा बोलता है जिसका नाम है डच। जैसे अपन लोग हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है, मेवाड़ी बोलते हैं, मेवाती बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोलते हैं, शेखावटी बोलते हैं, ऐसे ही वहां पे भी भाषा है जिसका नाम है डच, जो बेल्जियम के फ्लेमिश शहर के अंदर बोली जाती है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। अब बाकी के जो 40% लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र के अंदर रहता है। वेलोनिया का मतलब ये हुआ कि वहां के जो शहर है उनके नाम है, जैसे अपने बालोतरा, बाड़मेर, बायतू है, कुर्नोट, ये जो अपने गांव पड़ते हैं ना, ऐसे, तो ऐसे वहां पे शहर है जिनका नाम है फ्लेमिश। फ्लेमिश के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लगभग 59% लोग रहते हैं जो डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग रहते हैं जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है, और शेष 1% आबादी जर्मन बोलने वाले लोग हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, आपके जो नीदरलैंड है, ये जो बेल्जियम है, इस बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स के 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। अब कितनी भाषा होगी? डच। डच के बाद में कौन सी होगी? ये होगी आपके फ्रेंच, और फ्रेंच के बाद में कौन सी होगी? जर्मन। तो 3 भाषा बोलने वाले लोग वहां पे रहते हैं। अब 20% लोग डच भी बोलते हैं, ब्रुसेल्स भी बोलते हैं, 40% लोग आपके फ्रेंच भी बोलते हैं। अब देखो आगे, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा और समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? कम लोग, कम बोलने वाले लोग। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? कम लोग। अल्प का मतलब कम और संख्या का मतलब संख्या, जिनकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अब जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो क्या है? ताकतवर ज्यादा है। संख्या तो कम ही है लेकिन ताकतवर ज्यादा है, यानी इनके पास में पैसे ज्यादा है। कौन से वालों के पास में पैसे ज्यादा? फ्रेंच बोलने वालों के पास में पैसे ज्यादा है, ठीक है ना, समृद्ध रूप से ताकतवर है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच, और आप आगे देखेंगे, इससे पहले इधर देखो, मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यही है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना और देश को कमजोर करना। ये क्या कह रहा है कि सत्ता में बंटवारा करने से मतलब क्या हुआ? ये एक व्यक्ति अपनी राय दे रहा है कि सत्ता का बंटवारा मतलब क्या है, यानी देश के टुकड़े करना। देश के टुकड़े करने का मतलब क्या हुआ? देश को कमजोर करना। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? अब इसके ऊपर भी मैं आपको समय दूंगा कि आप अपने वक्त दीजिए कि बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको वक्त दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना, जब अपन पूरी तरीके से समझ लेंगे तब। आगे देखो, डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब फ्रेंच लोग थे वो ताकतवर थे, इनके पास में पैसे ज्यादा थे, और डच लोग थे वो बोल रहे थे भाई साहब आप जो फ्रेंच लोग हो वो ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, आपके पास में बोलेरो कैंपर है, आपके पास में स्विफ्ट है, हमारे पास तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इसके अंदर तेल भरवाने के लांबे पड़ रहे हैं। तो डच और फ्रेंच के बीच में आपस में ऐसे तनाव होने लगा। भाषाई तनाव होता है उस तरीके से यहाँ पे तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स है, यानी जहां इसकी राजधानी है। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे लेकिन धन और स्पर्ध के मामले में कमजोर थे। अब मज्जो की ठंडा है। अब बेल्जियम के महीने डच बोलने वाला मिनक घना होता। मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूं, ये जो डच लैंग्वेज है इसको बोलने वाले लोग जो है वो ज्यादा थे। लोग क्या थे? अधिक थे। लेकिन फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग कम थे लेकिन धनी लोग थे, यानी यहाँ पे पैसे बहुत ज्यादा थे इनके पास में। तो मामला बड़ा तगड़ा था। अब ये लोग भी लड़ते थे और वो लोग भी लड़ते थे। वो बोलते भाई हम लोग ज्यादा पैसे वाले हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम तैसे हैं, हम जैसे हैं, ऐसे आपस में लड़ने लग गए। कौन कौन से लोग? डच लोग और फ्रेंच लोग। डच का मतलब डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच का मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, जो श्रीलंका, जो एक द्वीपीय देश है। तो यहाँ पे एक नई समस्या आपके सामने पैदा होगी। श्रीलंका तो पता है कहाँ है, लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द दिया, द्वीपीय देश है। देखो श्रीलंका जो है वो भारत के इस तरफ है, ये जैसे भारत है, भारत का ये दक्षिणी इलाका है और दक्षिणी इलाके में यहाँ पे है,
ठीक है, यहाँ पे ये श्रीलंका है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो है वो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे जो पानी है वो है बंगाल की खाड़ी का, ठीक है। इस तरफ जो है वो अरब सागर है, अरब सागर, और इस तरफ जो है वो है हिंद महासागर, हिंद महासागर। बिल्कुल आराम से सुने। और ये जो देश है वो एक श्रीलंका देश है। कैसा देश है? श्रीलंका देश है। लेकिन श्रीलंका के आगे क्या लिखा हुआ है? द्वीपीय देश है। इंगो मतलब के वे पढ़ो घड़ोई है, लेकिन हर एक शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी आप एक सच्चे विद्यार्थी हैं। और एक शिक्षक का धर्म ये होता है कि वो अपने विद्यार्थी के अंदर उत्पन्न होने वाली सभी जिज्ञासाओं को समाप्त करें। अब थाके मड़ोगे कहीं बस यूं पढ़ा दियो कि आलन दियो गाड़ी जा डर, ऐसे नहीं, चीजें हैं वो समझते हुए समझना है, हर एक शब्द का अर्थ समझना है। तो श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय का मतलब ये होता है कि ऐसा क्षेत्र, मैं द्वीप की यहां पर ही भाषा लिख रहा हूं, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो, जिसके चारों ओर पानी हो, उसे द्वीपीय देश कहा जाता है, उसे द्वीपीय देश कहा जाता। समझ में आ गया? अब श्रीलंका के चारों ओर पानी है या नहीं है? देखो, इधर अरब सागर का पानी आ गया, इधर बंगाल की खाड़ी का पानी आ गया, और इधर हिंद महासागर का पानी आ गया। तो ये बीच में, पानी के बीच में है कि नहीं है? तो ऐसा क्षेत्र जो पानी के बीच में है उसे क्या कहते हैं? द्वीपीय देश कहते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपने भारत के बारे में सुना होगा कि भारत को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपके 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि भूगोल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि भारत के भौगोलिक प्रदेश, और भारत के भौगोलिक प्रदेश के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो जो प्रायद्वीपीय शब्द होता है उसका मतलब ये होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसके तीनों ओर पानी हो। जैसे भारत के तीनों ओर पानी है कि नहीं है? देखो, यहाँ पे अरब सागर का पानी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का पानी है, और यहाँ पे हिंद महासागर का पानी है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, यानी जिसके तीनों ओर पानी हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, जिसके चारों ओर पानी हो उसको द्वीपीय देश कहते हैं। और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। समझ में आया? अब वापस आ जाओ। जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे जो राज्य है, मैं एक दिन क्लास दूंगा जिसके अंदर आपके पूरे भारत के राज्य याद करवा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो राज्य है वो एक केरल राज्य है, और केरल के जस्ट पास में यहाँ आपका तमिलनाडु राज्य है, और तमिलनाडु राज्य के दक्षिण के अंदर जो है वो श्रीलंका है, ठीक है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह में सिंहलियों का है। यहाँ एक प्रकार की जाति के लोग रहते हैं जिनका नाम है सिंहली। कैसे लोग हैं? सिंहली, ठीक है, सिंहली है, जिनकी कुल आबादी लगभग जनसंख्या का 74% हिस्सा है, यानी ये ज्यादा है। और फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। अब सिंहली के बाद में एक और समूह आता है जिसका नाम है तमिली, तमिली लोग, ठीक है। तमिलों में 2 समूह, एक तो श्रीलंकाई मूल और एक श्रीलंकाई जो मूल नहीं है। अब जो तमिली है वो 2 समूह है। पहला कौन सा है? श्रीलंकाई मूल, यानी जिनका जन्म श्रीलंका में ही हुआ है। श्रीलंकाई मूल का मतलब यह है कि जिनका जन्म सिर्फ श्रीलंका के अंदर ही हुआ है, ठीक है। अब इधर देखो, वापस इस तरफ आ जाओ। अब ये जो दिख रहा है मैप, ये बेल्जियम का मैप है। ये आपका बेल्जियम है, ये ब्रुसेल्स है, ठीक है ना। और ये बेल्जियम के जितने भी पड़ोसी ये बेल्जियम के अंदर राज्य है यानी स्टेट है, यानी ब्रुसेल्स की राजधानी क्षेत्र ये इस तरीके का फीका फीका सा है, वो ब्रुसेल्स का राजधानी क्षेत्र है ये वाला। उसके बाद में वेलोन जहां फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ठीक है। और उसके बाद में ये फ्लेमिश जहां डच बोली जाती है, और ये आपकी जर्मन भाषी के लोग जो यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये लोग डच भाषा बोल रहे हैं, ये लोग जो है वो आपके फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, ये लोग जो है ये आपके राजधानी वाला क्षेत्र है, और ये जो लोग हैं ये आपकी वापस डच भाषा बोल रहे हैं। यानी ये डच नहीं बोल रहे हैं, ये जर्मन बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये तो जर्मन भाषा बोल रहे हैं और ये डच भाषा बोल रहे हैं, जो आप इस मैप के अंदर से देख के कर सकते हैं। यहाँ कुछ लिखा है, क्या बात बोलो भेद खोलो, ठीक है। एक एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता हो। देखो, जातीय विभाजन क्या होता है? जातीय विभाजन की परिभाषा क्या है? देखो, पॉलिटिकल जो साइंस है वो बहुत ही मजेदार विषय है।
जिसके अंदर आपको हर एक शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। अब यहाँ अपन कई देर से समझ रहे हैं कि जातीय समूह, जातीय समूह, अब यहाँ दे दिया इसने कि जातीय समूह होता क्या है। देखो, सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता हो, वो ही एक प्रकार का जातीय समूह है। जैसे अगर अलग अलग जाति की बात करें, जाट जाति, राजपूत जाति, मेघवाल जाति, ये अपने जितने भी जाति के लोग रहते हैं, इन प्रत्येक जाति के लोगों का एक अपना अलग समूह है, और ये लोग अपनी अपनी संस्कृति बताते हैं कि ऐसी संस्कृति हमारे समाज में नहीं होती, ऐसी संस्कृति हमारे समाज में नहीं होती। तो संस्कृति के आधार पर ये क्या करते हैं, अपने अलग अलग समुदाय बना लेते हैं, उसी को कहा जाता है जातीय समुदाय। देखो क्या कह रहा है कि सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है, यानी यह सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसा समूह के सदस्य किसी एक धर्म को के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। देखो, ये सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये आखिरकार जातीय समूह पैदा कैसे होते हैं या जातीय समूह को बढ़ावा कैसे मिलता है। जैसे अपने लोग हैं वो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हिंदू धर्म के अंदर जितने भी लोग होंगे वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात करेंगे कि भाई हमारे पूर्वज इस तरीके से हैं, या हमारे पूर्वजों का ये नाम है, या हमारे पूर्वज वो है, इस तरीके से करके वो अपने जातीय समूह को बढ़ाते हैं। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग अपने मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपने चाहे हिंदू धर्म में जन्म लिया हो या किसी मुस्लिम धर्म के अंदर जन्म लिया हो, लेकिन आपके अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि वो आप उसी समुदाय के लिए कार्य करेंगे या उसी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे समुदाय के धर्म को आप नीचा करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब कतई यह नहीं होता है। या फिर ऐसा नहीं कि उसका राष्ट्र एक ही होगा, ऐसा नहीं कि अपन ये सोचें कि भाई साहब भारत का तो भला हो लेकिन नेपाल डूब जाए, ऐसी भी भावना नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी भावना अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो कि तमिल और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करते हैं। देखो, अब मैं यहाँ ऊपर एक चीज लिख रहा था ना ये तमिल वाले के अंदर, तो यहाँ मैं एक और चीज लिख देता हूं। ओके, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा था ना कि श्रीलंका है जहाँ पे एक तो सिंहली लोग रहते हैं, दूसरा तमिल लोग रहते हैं। तमिल के अंदर दो लोग रहते हैं, एक तो श्रीलंका मूल यानी जिनका जन्म श्रीलंका के अंदर ही हुआ है, और एक श्रीलंकाई मूल नहीं है, सॉरी, जो भारत से गए हैं या किसी देशों से आए हैं वहां पे मजदूरी करने के लिए, क्योंकि श्रीलंका के अंदर चाय के बागान है, वहां पे काम करने के लिए चले गए होंगे। तो ये जो लोग हैं ये भारत के हैं, समझ में आ गया। एक तो श्रीलंकाई मूल है और दूसरे भारत के लोग हैं। यहां तक हिस्ट्री समझ में बैठी हुई है कि भाई इस तरीके की स्टोरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और स्टोरी वापस देखते हैं। ओके, कि तमिल और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करते थे। अब ये चीज आ गई कि औपनिवेशिक शासनकाल के वे बताओ, पॉलिटिकल साइंस ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती बेटा। औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब क्या होता है वो बताओ। औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब है कि जिस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन जिस समय भारत में था, जिस समय भारत पर था, उस समय को औपनिवेशिक कहा जाता है। औपनिवेशिक कहा जाता है। औपनिवेशिक का मतलब क्या हुआ कि जिस समय अपना भारत अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय की स्थिति को औपनिवेशिक कहा जाता है। अब मजो यूं हुए हो कि यहाँ जो काम करने वाले जो लोग हैं श्रीलंका के अंदर गए, कहां से? भारत के अंदर से। उस समय भारत और श्रीलंका सबके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। तो भारत के अंदर से कुछ लोग तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से लोग हैं वो उठ करके कहाँ चले गए? श्रीलंका के अंदर चले गए काम करने के लिए। यहाँ तक स्थिति समझ में आई? तो वो वहां पे काम कर रहे थे। काम करने के लिए भारत से श्रीलंका गए और वहीं पे बच गए। उन्होंने घर वगैरह बना लिया, वहीं पे शादी वगैरह हो गई, वहीं पे उनकी संतान पैदा हो गई। ठीक है, मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों के आबाद के अंदर स्थित है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। अब देखो, पहली बात श्रीलंका के अंदर सिंहली समूह, दूसरा
तमिल समूह। अब तमिल समूह के अंदर दो लोग, एक तो श्रीलंका के मूल, दूसरे जो यहां से गए। अब यहां से गए हैं वो कौन सी भाषा बोलेंगे? हिंदी भाषा बोलेंगे, ठीक है। अब वहां के लोग हैं वो वहां की मूल भाषा बोलेंगे, सिंहली भाषा बोलेंगे। तो यहां वाले गए जो लोग और वहां वाले बोलने वाले लोग, दोनों के बीच में टकराव होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी दिक्कत यहां पे आती है। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के प्रबल पर फ्रेंच भाषियों और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। अब जिस तरीके से बेल्जियम के अंदर डच भाषा बोलने वाले लोग अधिक थे, लेकिन फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम थे, लेकिन वो शक्तिशाली थे, उनके पास में पैसा ज्यादा था, तो वो भाषाएं उनके ऊपर थोपी जा सकती थी। जैसे मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा कि भारत के अंदर हिंदी भाषा को राजभाषा क्यों नहीं बनाया गया। भारत में हिंदी भाषा भी चलती है और अंग्रेजी भाषा भी चलती है। आप तमिलनाडु और इन राज्यों में चली जाइए, दक्षिणी पूर्वी जितने भी राज्य, उन राज्यों में आप जाओगे तो वहां सबसे ज्यादा लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपने इधर अंग्रेजी भाषा का अपने को कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे हिंदी का प्रचलन था। तो ये स्टोरी मैं आपके इसके अंदर है जो बढ़िया तरीके से बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में लड़ाई होगी, आपस में टकराव होगा। तो आगे देखो, इससे उनके बीच में लड़ाई बढ़ जाती है, संभवतः इन देशों में बढ़ जाता था और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते थे। अब दोनों आपस में लड़ता, डच के मारो ब्रुसेल्स और मैं फ्रेंच भाषी के ना मारो। अब वे यहाँ आपस में लड़े, जैसे कि आप अपने सामान्य स्तर पर समाज में किसी न किसी प्रकार की लड़ाइयां देखते ही है, तो वैसी की लड़ाई वहां पे शुरू हो गई, ठीक है। अपना अपना पक्ष रखते थे, अपना अपना दावा करते थे कि ये देश हमारा है। और श्रीलंका में भी वही दिक्कत होगी। श्रीलंका में सिंहली आबादी को बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब ये देखते हैं कि असल में दोनों देशों में क्या स्थिति हुई। तो चलो थोड़ा सा शुरू कर देते। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। अब आपको पता होगा जहां जिनकी संख्या अधिक होगी वहां उन्हीं की चलन होगी, होगा कि नहीं होगा? जिस देश के अंदर ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, जिस भाषा को ज्यादा बोलने वाले, उनका प्रचलन ज्यादा होगा क्योंकि उसकी वोट अधिक है। तो आगे देखो, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब मजेदार चीज, श्रीलंका आजाद कब हुआ? तो यहाँ नया प्रश्न बना एक। मैं वैसे ये सारी चीजें लिखाऊंगा, बट एक बार अपन देख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसी प्रकार श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 के अंदर। तो ये चीज देखो, सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र, सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब देखो, जैसे ही श्रीलंका आजाद हुआ तो सिंहली समुदाय के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? अपने लोगों को शासन के लिए प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। अब सिंहली लोग आगे आएंगे शासन के लिए, तो तमिल लोग भी आंदोलन करने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे कि ना भाई हमारा भी अधिकार है या हक है, वो बराबर है, ठीक है। आगे देखो, इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी एक मिनट में आगे बढ़ाता हूं आपको, रुको। हाँ, इधर देखो थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो उन्होंने शुरू कर दिया उसके ऊपर कब्जा जमाना, ठीक है। तो इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत कई कदम उठाए। अब सिंहली ज्यादा थे और सिंहलियों ने कदम उठाना शुरू कर दिया कि भाई श्रीलंका आजाद हो गया है, यहाँ अपन सिंहली समुदाय ज्यादा है और अपनी जो सरकार बनेगी वो सिंहली समुदाय की बनेगी। यहाँ तक स्टोरी समझ में। आगे देखो, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब ये देखना, यहाँ से समस्या पैदा होती है। 1956 के अंदर सिंहली लोगों ने एक कानून बनाया कि तमिल जो लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की तमिल भाषा नहीं बोली जाएगी और सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप अगर तमिल क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं तो आपके अंदर लगेगा कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जितने भी तमिल लोग हैं अब ये यहाँ पे उग्रवादी घटनाएं करने लगेंगे। तो देखो, ध्यान रखना कि 1956 के अंदर श्रीलंका के अंदर जो सिंहली समुदाय है उन लोगों ने एक कानून बनाया और जो तमिल भाषा थी उसको दरकिनार करते हुए एकमात्र सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया।
विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों, सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली गई। मतलब नीति चली कि भाई सिंहली समुदाय के जो लोग हैं या सिंहली भाषा जो जानते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई होगी वो सिंहली सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण को और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगापन बढ़ा दिया। बेगापन का मतलब है कि आपके मन के अंदर, जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हो, मैं आऊं और कह दूं कल से तू अगर क्लास के अंदर सही ढंग से टाइम पे नहीं आया तो पूरी प्रार्थना के सामने मैं तेरे को मुर्गा बना के मारूंगा, ठीक है। फिर आप क्लास के अंदर बैठे हो, मैं आता हूँ क्लास के अंदर, आप कुछ भी नहीं कर रहे, किसी की कोई छेड़खानी कर रहे हो, फिर भी मैं आके आपके 4 कनफड़ में टेक के चला जाता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो, मैं रास्ते में मिल गया, आपके 4 कनफड़ पे और लगा जाऊं, तो आपके मन में मेरे प्रति जो भाव आएंगे वही क्या है? बेगापन है। वही क्या है? बेगापन। अब बेचारे जो तमिल लोग बैठे हैं श्रीलंका के अंदर, उन तमिलों के ऊपर तमाचा कौन मार रहे हैं बार बार? सिंहली समुदाय के लोग। सिंहलियों ने तमिलों की भाषा छीन ली, अब नौकरियां दी जा रही है तो सिर्फ सिंहलियों को दी जा रही है, तो तमिलों के कहीं ना कहीं जो विशेषाधिकार है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए और उनके दिमाग और मन के अंदर बेगापन बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावली सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। अब उन लोगों को लग रहा था कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिंहली समुदाय की है, जो कि हमारे धर्म को लेकर के या फिर हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर के असंवेदनशील है, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते और हमारा यहाँ पे कोई वजूद है ही नहीं। ऐसी उनके मन के अंदर धारणा आने लगी। किसके अंदर? तमिल लोगों के अंदर। क्यों आने लगी? क्योंकि श्रीलंका के ऊपर सिंहली समुदाय का अधिकार था, जिन्होंने 1956 के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जिसके अंदर सिंहली जो भाषा थी उसको श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया। और श्रीलंका आजाद कब हुआ? 1948 के अंदर। आगे देखो, उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। क्या कर रही है? वंचित कर रही है। तो ये चीजें ध्यान रखना, आगे प्रश्न आएगा कि श्रीलंका के अंदर सिंहली और तमिल समुदाय के बीच में झगड़े का प्रमुख कारण क्या था? तो ये कारण अपने को लिखने पड़ेंगे, इसलिए आप उनको समझो अच्छे तरीके से। राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही थी और नौकरियों के जो फायदे हैं वो अन्य लोगों को ज्यादा मिल रहे थे, इन लोगों को कम मिल रहे थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उनके साथ में भेदभाव हो रहा था और उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। किनके हितों की अनदेखी की जा रही थी? तमिल लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के बीच में संबंध बिगड़ते गए और एक प्रकार से उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। और ये था आपका एक प्रकार का श्रीलंका, जिसके अंदर देखो ये सफेद सफेद सा है, वहां पे सिंहली समुदाय है, श्रीलंकाई तमिल है, भारतवर्षी तमिल है और ये मुसलमान लोग हैं जो यहाँ पे रहते थे। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, बात बोलो भेद खोलो, बहुसंख्यवाद। अपन ने एक शब्द पहले पढ़ा था अल्पसंख्यक, मैंने उसका अर्थ बताया था कि जिनकी संख्या कम होती हो उसको अल्पसंख्यक माना जाता है। और बहुसंख्यवाद का मतलब होता है कि यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। तो ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र के अंदर बहुसंख्यकवाद लोग रहते हैं। जैसे कि मैं एक नॉर्मली उदाहरण देता हूं, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की अपने अंदर इस तरह की भावना नहीं रखनी है। जैसे अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर 2 समुदाय मुख्य रूप से बड़े हैं, एक तो हिंदू समुदाय और एक मुस्लिम समुदाय। अब भारत के अंदर जितने भी लोग हिंदू समुदाय का कोई भी अगर व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पर खड़ा होता है तो हिंदू लोग जो है उनके अंदर भावना यही रहती है कि हम हिंदू समाज के लोगों को वोट दें और हमारे हिंदू समाज का व्यक्ति है वो बने। लेकिन मुस्लिम समुदाय है, उनकी संख्या कम है तो वो एक अल्पसंख्यक हो गया। और बहुसंख्यक कौन सा है? हिंदू समाज है या हिंदू जो लोग है वो अधिक है, तो वो लोगों के अंदर थिंकिंग ये रहती है कि हमारा जो व्यक्ति है वो बने। और ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो बहुसंख्यकवाद है वो अल्पसंख्यक की जो इच्छाएं और जो जरूरतें होती है उनकी अवहेलना कर देते हैं। उनको भी बदलाव का मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। लोकतंत्र के अंदर यह स्थिति गड़बड़ा जाती है। जैसे कि आप अपने गांव में देख लीजिए, जातिवाद चलता है कि नहीं बता, आपकी जाति में से कोई खड़ा हो गया तो लोग वोट उसको देंगे, निम्न जाति का कोई लोग खड़ा हो गया तो उसको वोट नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ज्यादा जाति वाले लोग हैं वो अपनी सरकार बना लेंगे। ऐसी स्थिति में जो
कम जाति वाले लोग हैं या निम्न जाति वाले लोग हैं, उनकी इच्छाएं, उनके जो जरूरतें हैं उनकी अवहेलना होगी। इसका मतलब है उनकी उनके जो जरूरतें हैं उनको कोई लोग है मद्देनजर नहीं रखेगा या उसको कोई प्रकार से ध्यान में नहीं लाएगा। तो यहां तक अपनी आज क्लास लेते हैं, आगे की जो चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ कौन सी चीज आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताएं, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, कौन सी चीज आपको समझनी है वो मुझे कमेंट करके बताएं। और सबसे बड़ी बात, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन फ्रेंड को इस वीडियो का लिंक शेयर करोगे, और उनसे भी निवेदन है, आपके पास लिंक आया तो आप भी अपने फ्रेंड को लिंक शेयर कीजिए। बुआ, मासी, पापी कुछ भी तो पढ़ते होंगे ना आपके रिश्तेदार में, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं पढ़ता, कोई ना कोई रिश्तेदार तो पढ़ता ही है। तो उनको लिंक शेयर करके बताओ कि यहाँ जो है वो अपनी अच्छे से अच्छी जानकारी देकर के आपको समझाया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।